जिसको ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर चैनल्स बेचते हैं, उस ब्रेकिंग न्यूज का जमाना खत्म हो चुका है। इसलिए कि हर आदमी जिसके हाथ में एक मोबाइल है वो एक जर्नलिस्ट है। तो कहीं एक एक्सीडेंट हो जाता है तो जब तक वहां पर कोई पत्रकार जो अपने आप को पेशेवर पत्रकार कहता है वो जब तक पहुंचता है तो दूसरा आदमी उसकी वीडियो बना के किसी सोशल मीडिया पे डाल चुका होता है और लाख लोग उसको देख चुके हैं। हर जमाने में थे और ईमानदार लोग भी हर जमाने में थे। ईमानदारों से दुनिया नहीं खत्म होती है। आपने जब पत्रकारिता शुरू की है ना, उस समय का और इस समय का पत्रकार जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये भी चलता है कि चाटुकारिता जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, क्या वाकई इस तरह का परिवर्तन जो है पत्रकार के अंदर आया है? जब आपने स्टार्ट की उस समय तो किस तरह से वर्क किया जाता था और आज जो है मेन स्ट्रीम मीडिया एक अलग ही वे में जो है चल रहा है, तो आप क्या अंतर देखते हैं दोनों चीज़ों में? राइट्स को कवर करने के लिए जाते हैं, जैसे मैं दिल्ली राइट्स हमने कवर किए 2020 के, तो आपको एहसास होता है कि आज के मॉडर्न जमाने भी कैसे इंसान मजहब के नाम पर एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। या आप जब जाते हैं कहीं किसी कठुआ में तो आपको लगता है कि किसी 8 साल की बच्ची के साथ भी जो है जना किया जा सकता है और लोग एक बहुत पाक जगह पर भी ले जाके उसके साथ ये कर सकते हैं, उसकी पॉलिटिक्स समझते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही तकलीफ पहुंचाने वाली होती है। तो नागपुर आए हुए हैं आप, इससे पहले भी काफी बार मैं समझता हूँ आए हुए हैं नागपुर। नागपुर की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? आपके क्या फ्यूचर हो सकता है इसका? अखबार हैं, ये सारी की जो न्यूज की खपत जो होती है, जो एंड कंज्यूमर जिसको कहते हैं, जो रीडर्स है, उन तक जब ये पहुंचता है तो वो उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है जी, क्योंकि वो शेयर करते हैं और फिर उससे रीशेयर, रीट्वीट या जो सारी चीजें अलग मिल जाता है। जो जर्नलिस्ट नहीं भी है वो भी किसी न किसी माध्यम से यूट्यूब पे अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या आप क्या फ्यूचर देखते हैं कि आपके एक्सपीरियंस के अनुसार के आने वाले समय में टीवी को परे रखकर क्या ये डिजिटलाइजेशन में ही जो है लोग आगे बढ़ेंगे? आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। आज मैं नागपुर में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है सीनियर जर्नलिस्ट जो एक लंबे समय से बीबीसी इंडिया का पार्ट है, बीबीसी इंडिया में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, फैसल मोहम्मद अली साहब आज नागपुर आए हुए हैं। कुछ खास बात करेंगे उनसे कि आने वाली पॉलिटिक्स को लेकर और सर की जो 20-22 साल की जो जर्नी रही एज अ पत्रकार हमारे देश में, किस तरह से जर्नी रही, थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। फैसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपके एनजीपी न्यूज में। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरह से आप पत्रकारिता की फील्ड में आए और लगभग 20-22 साल से बीबीसी इंडिया के साथ जो है आप काम कर रहे हैं। देखिए, जर्नलिज्म में आने का सिलसिला यूं हुआ कि मैंने लिटरेचर में से पढ़ाई की थी अपनी, और अगर लिखने पढ़ने का शौक हो तो उसके लिए जर्नलिज्म भी एक रास्ता हो सकता है, अगर एकेडमिक्स में नहीं आप जा पाए तो फिर उसी तरह से दिल्ली आना हुआ हमारा उस सिलसिले में। और 1992 के आसपास जो है हमने इंडियन एक्सप्रेस नाम के एक अखबार में काम करना शुरू किया उनके साथ, और फिर वहां से कुछ दिनों प्रिंट में काम करने के बाद जो है फिर मैं टेलीविजन जर्नलिज्म की तरफ मेरा जाना हुआ। और फिर इसी सिलसिले में जो है एक कड़ी जो है वो बीबीसी का हुआ, जो साल 2002 में जिसमें काम करना शुरू किया, और उसके बाद जो है अभी तक जो है वो बीबीसी के साथ है। बीबीसी में आने के बाद जो कुछ नई चीजें सीखने की थी, जो मीडिया का स्पेस जो चेंज हो रहा था, उसमें ये था कि एक तो रेडियो जो है एक नई चीज थी जिससे मेरा अभी तक जो है वो आमना सामना नहीं हुआ था उससे पहले। और उसके बाद फिर ये जो डिजिटल मीडिया का जो वक्त आ गया, जिसमें जो है वो पूरी जर्नलिज्म के फील्ड में जो एक आप तब्दीली देख रहे हैं, उस तब्दीली को मुझे भी अपनाना पड़ा और अभी बीबीसी में हूँ मैं। मेन भूमिका क्या है आपकी चैनल में? तो मतलब मेरा रोल है वो बस इतना है कि हम रिपोर्टिंग करते हैं उनके लिए। और क्योंकि अब जिस वेब जर्नलिज्म की या जिस डिजिटल जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं हम, उसमें ये सब सारी चीजें मिली हुई हैं, जिसमें प्रिंट जर्नलिज्म का भी कुछ हिस्सा है, जो आप किसी
मजमून की शक्ल में या किसी लेख की शक्ल में देखते हैं। और फिर उसके बाद उसमें रेडियो का भी कुछ हिस्सा होता है जो आप पॉडकास्ट कहते जी हैं, जी जिसको आप जी। नई जबान में। और उसके बाद टेलीविजन का हिस्सा वैसा नहीं होता, लेकिन टेलीविजन के तरह के छोटे माफ कीजिएगा वीडियो जो है आप बनाते हैं उसके जी। लिए, तो ये सारी चीजें उसका हिस्सा है, वो सारी चीजें करनी होती है। देखा ये गया जर्नलिज्म में एक बड़ा बदलाव, जिस तरह से पहले पेपर में पेपर से शुरुआत हुई, रेडियो पे आया, टेलीविजन पे आया, सोशल मीडिया के जमाने में डिजिटलाइजेशन पे आ गया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। देखने में आया है कि मैक्सिमम जो है लोग, जो जर्नलिस्ट नहीं भी है, वो भी किसी न किसी माध्यम से यूट्यूब पे अपनी बात रख रहे हैं। तो क्या आप क्या फ्यूचर देखते हैं कि आपके एक्सपीरियंस के अनुसार के आने वाले समय में टीवी को परे रखकर क्या ये डिजिटलाइजेशन में ही जो है लोग आगे बढ़ेंगे? वही अभी फिलहाल जो नया मीडिया जो दिख रहा है वो वही है। और वो अंग्रेजी में कहते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो तब्दीली तो जो है वो हर जमाने में होती रही है। किसी जमाने में लोग हाथों से लिखा करते थे और फिर उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस जी आई और फिर जी उसके बाद धीरे धीरे जो तब्दीलियां आई, तो जर्नलिज्म के भी जो शुबे हैं, जर्नलिज्म का भी जो फील्ड है उसमें भी तब्दीली आई। जैसे आपने बात की कि प्रिंट की और फिर हाँ। टेलीविजन की और बाकी चीजों की। हम्म, और सोशल मीडिया की जहां तक बात है, ये आप सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया आज जर्नलिज्म के जितने भी वेबसाइट्स हैं, हम्म, जो डिजिटल मीडियम है, टेलीविजन है, अखबार हैं, ये सारे की जो न्यूज की खपत जो होती है, जो हम्म, एंड कंज्यूमर जिसको कहते हैं, जो रीडर्स है, उन तक जब ये पहुंचता है तो वो उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। जी क्योंकि वो शेयर करते हैं और हाँ फिर उससे रीशेयर, रीट्वीट या हाँ जो हाँ, सारी और चीजें इंस्टेंट अलग अलग, मिल जाता है लोगों और लोग अपनी पसंद की चीजें पढ़ लेते हैं। तो इन सब का रिलायंस हुआ है। बाकी जो जर्नलिज्म में बदलाव आप कह रहे हैं कि मतलब ये बात सही है कि अब जिसको ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर चैनल्स बेचते हैं, उस ब्रेकिंग न्यूज का जमाना खत्म हो चुका है। को। इसलिए कि हर आदमी जिसके हाथ में एक मोबाइल है वो एक जर्नलिस्ट है। तो कहीं एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब तक वहां पर कोई पत्रकार जो अपने आप को पेशेवर पत्रकार जी कहता जी है, वो जब तक पहुंचता है तो दूसरा आदमी उसकी वीडियो बना के किसी सोशल मीडिया पे डाल चुका हाँ, होता है और लाख लोग उसको देख चुके वायरल होते हो हैं। जाता लेकिन अब उसमें फर्क ये होता है कि जो आदमी उस वीडियो को बनाया होता है, उसको बहुत सारे कंटेक्स्ट नहीं पता होते उन है। चीजों जी के। जी तो जर्नलिस्ट का रोल ये है कि अब उन चीजों को जाके कंटेक्स्ट में डाल सके। जैसे मैं एक बात कहता हूँ फॉर इंस्टेंस कि कल राहुल गांधी यहाँ आए या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए जी या कांग्रेस ने अपनी महारैली की, जी, तो उसके वीडियोस और उसकी तस्वीरें बहुत सारे लोगों ने बना के डाली बिल्कुल होगी। बिल्कुल। लेकिन जो पेशेवर जर्नलिस्ट आए होंगे, उनको उस चीजों में उन्होंने कुछ चीजें ढूंढी होंगी और फिर उनको एक कंटेक्स्ट में डाल के कि ये क्या है, इसके क्या परिणाम होंगे, इसका नतीजा क्या निकलेगा आने वाले दिनों में, इसका मतलब क्या है, ये अब जर्नलिस्टों को इस पे काम करना पड़ेगा ग्राउंड पे जाके, ना कि सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज या आप किसी को ये खबर दे रहे हैं कि 4 लोग मारे गए या 5 लोग मारे गए किसी। अब तक जो है सरकार की कोई गाइडलाइन जो है सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब बेस्ड चैनल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल है। लेकिन देखने में ये आया कि अब तक सरकार की कोई पकड़ इसके ऊपर नहीं है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, अभी जिस तरह से चर्चा थी कि लोकसभा में भी यूट्यूब और सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग के लिए कोई ना कोई इसी बिल को पास किया जाएगा, तो किस तरह से इन चीजों पर जो है सरकार कंट्रोल कर सकती है, या फिर क्या प्लान हो सकता है, क्या आप देखते हैं इसमें? देखिए जैसे बाकी सारी जो मीडियम रहे हैं पहले, प्रिंट मीडियम, जी टेलीविजन, जी जो एक्सिस्टिंग रहे हैं, उनको लेके कानून सरकार ने बनाए हैं। जी बहुत सारी चीजें नई आ रही हैं तो हुकूमतों को भी समझने में वक्त लगता हम्म, है कि वो चीजें क्या हैं, हम्म, उनका क्या असर पड़ रहा है हम्म, अ, लंबे वक्तों में और फौरी तौर पे। जी तो फिर वो उसी हिसाब से उसके लिए नए कानून बनाते हैं या नए जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। जी डिजिटल मीडिया भी आप एक तरह से देखें तो एक बहुत ही नया ही फेनोमेनन है ना।
तो उसके लिए भी हुकूमत, ऐसी खबरें तो हैं कि हुकूमत उसको लेके सोच रही है, डिजिटल मीडियम के लिए कुछ कानून बनाए हैं उन्होंने। बाकी अब जो यूट्यूब और बाकी चीजों का वो किस तरह से उसके जो कंटेंट है उसको किस तरह से उस पर निगरानी करेंगे या कैसे रखेंगे, आ, ये देखें तो ये पहले प्रिंट या टेलीविजन में भी जो चीजें आती थी या जो चीजें पब्लिश होती थी, ऐसा नहीं कि वो सरकार की निगाहों से दूर रहती थी, लेकिन ये एक नया मीडियम है और ये एक बहुत ही वास्ट मीडियम है। यस। क्योंकि वहां जो है एक रजिस्ट्रेशन होता था, एक मालिक होता था। यहाँ उन चीजों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जिस हाँ। आदमी के पास एक सोशल मीडिया पे कहीं भी फेसबुक पे या यूट्यूब पे वो अपना एक अकाउंट खोल सकता है और वहां पर एक वीडियो बना सकता है या अपने एक चैनल शुरू कर सकता है। तो सरकार का होगा कि फिर इसको कैसे निगाह रखें, लेकिन ये आसान काम नहीं होगा हुकूमतों के लिए। क्या बताना चाहिए, क्या आपकी करियर में अब तक का क्या अचीवमेंट रहा जो आपकी लाइफ में मतलब आपको हमेशा याद रहे? कुछ खास किसी से आपका इंटरेक्शन हुआ हो या फिर आप रिपोर्टिंग के दौरान में गए हो जो रिमेम्बरेबल है, मेमोरेबल आपके लिए हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, जर्नलिस्ट की लाइफ में बहुत सारी चीजें जो मेमोरेबल होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। और ये एक बहुत ही मतलब एक तरह से बदकिस्मती ही कहिए या उसको आप दूसरी तरह से देख सकते हैं कि जो कुछ बुराई हो रही है या कुछ गलत हो रहा है आप उसको समाज या दो लोगों के सामने ला सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जो कि जिसमें कि जो मेमोरेबल भी रहे हैं। किसी के साथ इंटरव्यू करना, बहुत सारे ऐसे वाकयात भी रहे हैं जहां आप गए हैं तो आपका आपका दिल कचोटता है। आप लोगों को आ, आ, देखते हैं कि लोग भूखे हैं, कई दिनों के खाना नहीं मिल पा रहा है। तो फिर जब आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक एक गिल्ट फीलिंग रहती है। कहीं कभी खाना खाने के लिए भी बैठते हैं तो आपको उसका गिल्ट का एहसास होता है। आप जब किसी किसी राइड्स को कवर करने के लिए जाते हैं, जैसे मैं दिल्ली राइड हमने कवर किए 2020 के, तो आपको एहसास होता है कि आज के मॉडर्न जमाने में भी कैसे इंसान मजहब के नाम पर एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। या आप जब जाते हैं कहीं किसी कठुआ में तो आपको लगता है कि किसी 8 साल की बच्ची के साथ भी जो है जना किया जा सकता है और लोग एक बहुत पाक जगह पर भी ले जाके उसके साथ ही कर सकते हैं, उसकी पॉलिटिक्स समझते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही तकलीफ पहुंचाने वाली होती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो अच्छी बातें होती हैं जर्नलिस्टों का ध्यान मतलब उसकी तरफ जाता है, लेकिन मतलब ये है कि उन चीजों में लोगों की दिलचस्पी होती है लेकिन फिर भी उतनी नहीं होती है। आप कभी कोई हिस्टोरिकल चीजों पे आप काम करते हैं तो उसकी भी एक दिलचस्पी होती है, आपकी एक नॉलेज को में इजाफा करना। क्योंकि मेरी मेरी हमेशा ख्वाहिश ये होती है कि मैं हमेशा ऐसा काम करने की या मुझे कोई असाइनमेंट मिले उसमें कुछ नया सीखने को। सर, नागपुर आए हुए हैं आप, इससे पहले भी काफी बार मैं समझता हूँ आए हुए हैं नागपुर। नागपुर की राजनीति को किस तरह से देखते हैं, आपके क्या फ्यूचर हो सकता है इसका? देखिए, नागपुर की राजनीति जितना हम अपने चंद जो ट्रिप्स हैं उसमें समझ पाए हैं कि बाहर वालों को ये लगता है कि नागपुर में को सिर्फ आरएसएस के लिए या यहाँ के संतरे के लिए जाना जाता है। लेकिन जब आप नागपुर कई बार आते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों के से अलग नागपुर में या विदर्भ में या महाराष्ट्र में बहुत सारी रेसिस्टेंस की फोर्सेस हैं। आप नागपुर में आते हैं तो आपको लगता है कि अम्बेडकराइट्स जो है बहुत स्ट्रांग है। आपको ये लगता है कि जो माइनॉरिटीज के जो यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी भी काफी मजबूत हैं। आपको लगता है कि जो जो जिस जिस उर्दू के जबान के खत्म होने का रोना गाना गाया जा रहा है, उस उर्दू जबान से मुंसलिक बहुत सारे रिसाले, बहुत सारी किताबें यहाँ छप रही हैं और लोगों की उस पर दिलचस्पी है। तो नागपुर जो है वो बाहर वालों को जो भी लगता हो, लेकिन नागपुर का मुझे लगता है, और नागपुर का पुराना एक तवारीख भी रहा है जो इतिहास को लेकर के, चाहे वो आरएसएस से जुड़ा हुआ हो या कांग्रेस से
या फिर आजादी की लड़ाई में जो 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 इस शहर का कंट्रीब्यूशन रहा है, इस शहर का जो उससे जुड़ाव रहा है, तो इसलिए नागपुर का फ्यूचर भी अच्छा होगा। मुझे लगता है कि विदर्भ का भी अच्छा होगा और हिंदुस्तान का भी अच्छा होगा मुस्तकबिल। अ, विदर्भ की आपने बात कही तो कहीं ना कहीं विदर्भ को अलग करने की डिमांड एक लंबे समय से की जा रही है। क्या लगता है कि जिस तरह से कुछ समय पहले जो है तेलंगाना एक अलग स्टेट बना, क्या विदर्भ भी जो है या महाराष्ट्र से अलग होकर एक स्टेट बनने की पॉसिबिलिटी, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, हो सकती देखिए, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। जब 2000 में जब नए सूबा बनाए गए थे, नए सूबे बनाए गए, तो तेलंगाना को लेकर तो बहुत लंबी समय से एक मुहिम चल रही थी, झारखंड को लेकर भी चल रही थी, उत्तराखंड को भी लेकर चल रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में उस तरह की कोई मुहिम नहीं थी। है? छत्तीसगढ़ के लोगों का एक कहना था कि कल्चरली वो बाकी लोगों से रिच है, अलग है मध्य प्रदेश से, इसलिए उनको एक अलग जो है वो सूबा दिया जाना चाहिए। तो उस वक्त में वो फैसला हो गया। और ये जो विदर्भ की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसी ऐसे ऐसी मांग जो है हिंदुस्तान में हर तरफ, आप यूपी में जाएं तो पूर्वांचल को लेकर के मांग है, बुंदेलखंड को लेकर के मांग होती है, जिसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। तो बिहार के जो है कुछ इलाके जो हैं, वो पहले जो झारखंड के अलग होने के बाद भी जो है मिथिला के लोग जो है मिथिलांचल की बहुत लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। तो ऐसी मांगे उस मुल्क में होना कोई बहुत ही ताज्जुब की बात नहीं है, जिस मुल्क में डाइवर्सिटी इतनी है कि जबानें हर कुछ कुछ कोस पे, कुछ किलोमीटर पे जाके बदल, कुछ मील्स पे जाके बदल जाती हैं, लोगों के खाने का ढंग बदल जाता है, और वहाँ की फिजा, वहाँ की ज्योग्राफी, सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसे डिमांड होंगे। अब ये देखना होगा कि बहुत सारे छोटे स्टेट्स को बनाना कितना सही है, इन द सेंस कि बहुत जो छोटे स्टेट्स होते हैं वो बहुत अनस्टेबल भी होते हैं। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को देखें, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं जहाँ कम एमएलए हैं, या गोवा जैसे स्टेट्स को देखें, तो वहाँ रातों रात जो है वो पूरी हुकूमत बदल जाती है। मालूम है कि 10 एमएलए इधर से उधर चले गए तो हुकूमत बदल गई। तो क्या ये बेहतर होगा मुल्क के लिए? नहीं होगा आने वाले दिनों के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना बेहतर होगा या नहीं होगा, उससे लोगों को कितना फायदा होगा, या सिर्फ चंद लोगों का उससे जो है वो नफा नुकसान होगा, ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आपने जब पत्रकारिता शुरू की, है ना, उस समय का और इस समय का पत्रकार, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये भी चलता है कि चाटुकारिता, जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, क्या वाकई इस तरह का परिवर्तन जो है पत्रकार के अंदर आया है? जब आपने स्टार्ट की उस समय तो किस तरह से वर्क किया जाता था, और आज जो है मेन स्ट्रीम मीडिया एक अलग ही वे में जो है चल रहा है, तो आप क्या अंतर देखते हैं दोनों चीजों में? देखिए, ये जो जो इस लफ्ज का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, चाटुकारिता का, या ये ऐसे लोग सिर्फ आज पैदा हो गए हैं ये नहीं है। लोगों के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि, और पॉलिटिशियंस के साथ भी, कि वो सिर्फ जो चंद टेलीविजन चैनल्स जो हैं उन्हीं को वो पत्रकारिता समझते हैं, या उन्हीं को जर्नलिज्म समझते हैं, जो किसी दबाव में, या हो सकता है अपनी सोच की वजह से जो है कुछ खास लाइन लेते हैं या हुकूमत के आगे पीछे करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आप केरल से लेकर के आप अगर चले जाइए नॉर्थ ईस्ट असम तक, तो आपको बहुत सारे अखबारात ऐसे मिलेंगे जो हुकूमत के खिलाफ लिख रहे हैं, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल मिलेंगे जो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो ये सब जो है उसी जर्नलिज्म का हिस्सा है। तो मुझे जो लगता है कि जो लोग ये जो इस खानों में जो बांट रहे हैं और कुछ ही लोगों को मान रहे हैं पत्रकार, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए कि पंजाब में ट्रिब्यून, पंजाब और हरियाणा में निकलता है, वो हुकूमत के आगे पीछे कर रहा है? हाँ, नहीं कर रहा ना। या टेलीग्राफ जो है वो कलकत्ता से जो पब्लिश होता है और पूरे ईस्ट इंडिया में बढ़ता है, क्या वो कर रहा है? या हम कहते हैं कि दैनिक भास्कर भी जो है, क्या वो सरकार की गोदी में बैठ गया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही गलत किस्म की एक नैरेटिव चलाई है कुछ लोगों ने, और उसमें वो लोग भी हैं जो कि किसी तरह से जो है पत्रकारिता से उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो उसी तरह के लोगों से नुकसान पहुंचा है जो कि एक
खास कुछ टेलीविजन चैनल के दायरे में बंधे हुए हैं, उनको जरूरत है कि उसके बियॉन्ड देखा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने समय दिया। तो दोस्तों, एक जर्नी जो सर की रही, उन्होंने एक्सप्लेन किया और नागपुर की पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं वो बताया। और जो एक मैंने आखिरी सवाल पूछा सर से चाटुकारिता के बारे में, उसको भी काफी अच्छा सर आपने मेंशन किया, चीजों को काफी कुछ सीखने हमें भी मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जब भी आप नागपुर आए, हम कामटी चल के जिस तरह से हमारा जो डिस्कशन हुआ है ऑफ द कैमरा सारी चीजों को लेकर, तो उस पर कुछ ना कुछ अचीवमेंट बीबीसी के लिए हम, मैं समझता हूँ आपके साइड से आपका इनपुट देगी बीबीसी को। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो डिस्कशन हमारा हुआ है, क्या है आपकी राय, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और इसी तरह की और भी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी।